आज की कहानी है हेमा अपने पति को क्यों छोड़ना चाहती थी। मुंबई के एक बैंक के अपने केबिन के अटैच बाथरूम से निकलते हुए ब्रांच मैनेजर 45 साल के प्रभास ने अपने फुल स्लीव्स की ग्रीन कलर की हल्के चेक शर्ट और ब्लैक जीन्स को थोड़ा एडजस्ट किया। बाथरूम के आईने में घूमकर एक बार और अपने चेहरे का मुआयना किया और बालों को करीना करते हुए अपनी कुर्सी पर आकर बैठे और तुरंत ही टेबल पर रखी घंटी बजाई। नियमानुसार दरवाजे से पियोन के झांकते ही प्रभास ने उससे कहा, हेमा जी को बुलाओ। अभी दोपहर के 1:30 बजने में 1 घंटा बाकी ही था। इस बीच 10 बजे से 3 बार हेमा प्रभास के कमरे में आ चुकी थी। ये चौथी बार। और फिर 1:30 बजे लंच भी साथ ही होने वाला था। कुछ महीनों से हेमा अपने लंच बॉक्स में प्रभास की पसंद का खाना भी लाती है। प्रभास को अपनी मूछों की याद आ जाती है और अपने ऑफिस टेबल के ड्रायर से छोटा सा आईना निकालकर मूछों को देखता है। कुछ दिन पहले किए रंग ठीक हैं, वह आश्वस्त होता है। दरवाजे की ओर देखते ही हेमा अंदर आती है। 5 फुट 5 इंच की हेमा गोरी और खूबसूरत है। फिगर तो 36 की उम्र में 25 का है ही। 2 बच्चों की माँ भी वह कहीं से नहीं लगती। हो भी क्यों ना। जिंदगी में आज़ादी है, सुकून है, पैसे की खनखन है, जो चाहा सब है उसके पास, और एक पति भी। घर और बाहर का काम संभालने, बच्चों को पालने, हुक्म बजाने, उसकी डांट डपट खाकर भी उसकी सारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए एक शांति मिजाज, आम सा दिखने वाला खास पति। खास ही हुआ ना ऐसा पति जो भारतीय समाज में अजूबा ही है। प्रभास की आंखों की चमक देखते ही बनती थी इस वक्त। हेमा ने भी प्रभास की आंखों में छिड़े सुर ताल को महसूस किया और आसानी से प्रभास की ओर बढ़ गई। हेमा चतुर और बेहद स्वार्थी स्त्री है। वह प्रभास जैसे शातिर और मतलबी बॉस का पूरा उपयोग करना जानती है। सर, फाइल रेडी करके ले आई हूँ। इधर बताओ। अरे, सिर्फ फाइल दे रही हो। प्रभास ने द्विअर्थी मुस्कान के साथ हेमा की आंखों में देखा। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी तो बगल में रखी कुर्सी के हैंडल में झालर वाली उसकी क्रॉप टॉप अटक गई और पहले से ही नाभि का दिखता हिस्सा अब और प्रभास की आंखों को तड़पा गया। नीचे के हिस्से में बॉटम टाइप क्रेपी जीन्स कमाल किए हुए थी। हेमा ने झेंपने का अभिनय किया। वह प्रभास के पास अब तक आ चुकी थी। प्रभास 6 महीने से जिस जुगत में लगा था, आज अचानक ही हिम्मत की बलिहारी से वह कर गुजरा। एक झटके से उसने हेमा को अपने ऊपर खींच लिया। हेमा के अंदर क्या था वह हेमा ही जानती है। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी चाहता हो, सबसे बढ़िया पाना चाहता हो, जो दूसरों के पाने का खुद के पाने से हर वक्त तुलना करता हो, वही जानता है तरुण जैसा पति पाकर भी वह कितनी प्यासी है। प्रभास ने उठकर दरवाजा लगा दिया और वह दुनियादारी से विमुख होकर खुद को दुनिया का सबसे छला हुआ इंसान मानकर खुद की सुख तृप्ति में बेसुध हो गए। बाहर की दुनिया अपने हिसाब से आगे बढ़ती है और कई मामलों में लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो दुनिया को और तेजी से आगे बढ़ने में सुविधा होती है। लिहाजा तेज तर्रार हेमा और शातिर दिमाग बैंक मैनेजर प्रभास की जाति जिंदगी में ताका झाकी से स्टाफ दूर ही रहते थे। यद्यपि हेमा के पति तरुण को यहाँ के काफी स्टाफ पहचानते थे, लेकिन सबको अपने हिस्से का सुकून प्यारा था। शाम को तरुण अपनी एक्टिवा में हेमा को लेने आ गया था। हेमा को 2 व्हीलर चलाना आता था, लेकिन यह काम उसे लगता था कि वह क्यों करे जब तरुण है। तरुण का बैंक हेमा की बैंक के पास ही दूसरी गली में ही था। यह एक तरह से कॉमर्स एंड बिजनेस इलाका ही था। दोनों की एक समय ही छुट्टी थी तो तरुण ही आ जाता था और जिस दिन तरुण किसी काम से रुकता था उसे एक्टिवा और चाबी पहुंचाकर फिर से ऑफिस चला जाता था। बाद में वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर आ जाता था। दुबला पतला, मुश्किल से 5 फुट 7 इंच की हाइट का सामान्य सा दिखता तरुण हेमा से 1 साल छोटा 35 साल का था। तरुण स्कूल का पढ़ाकू बालक लगता है, बहुत सीधा, सच्चा, विनम्र और वचन का पक्का। इसी वचन की जिम्मेदारी ने ही तो तरुण को हेमा के साथ बांधा और बांध रखा है। कॉलेज के वे स्नातक के दिन थे
दोनों के, हेमा और तरुण दोनों के ही कॉमर्स विषय थे। यद्यपि दोनों के कॉलेज अलग थे, लेकिन उनमें दिनों दिन पहचान बढ़ रही थी। दरअसल इसके पीछे वह कोचिंग सेंटर था जहां तरुण पढ़ने आया करता था। निचली मंजिल पर कोचिंग सेंटर के हेड सर का घर था, जहां उनकी दो बेटी हेमा, रीमा और एक बेटे के साथ उनका परिवार रहता था। बाजू की सीढ़ी होते हुए ऊपर 2 और 3 मंजिले पर मैथ, बायो और कॉमर्स के कोचिंग सेंटर थे। हेमा और तरुण दूसरी मंजिल पर आसपास के क्लास में होते थे, लेकिन वह यहाँ के हेड सर की बेटी होने और क्लास में 1 साल सीनियर होने के कारण अक्सर वैसे क्लास संभाल दिया करती जहाँ कॉमर्स का कोई फैकल्टी क्लास में उस दिन अनुपस्थित हो। हेमा खूबसूरत तो थी ही, बोनस में लटके झटके के साथ खिलखिलाती भी थी। कच्चा दिमाग तरुण यह नहीं समझ पाता कि हेमा जैसी चालाक लड़कियां दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर उन पर अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए अक्सर ऐसे लटके झटके लगाती हैं। हेमा को तरुण में अपना गुलाम नजर आया, एक जी हुजूरी करने वाला, उसके शरीर और खूबसूरती पर मोहित वह लड़का जो खुद ही हेमा का काम कर खुद को धन्य महसूस करे। बदले में हेमा उसे पढ़ाई में कई तरह से मदद कर देती। इस लेनी देनी में दूसरे छात्र भी तरुण को भाव देने लगे। गांव से आकर 2 गज के बायस में रहकर हाथ पांव मारने वाले लड़के को अगर इतना मिल जाए तो उसके सपने जमीन से कोंपल बनकर फूट ही पड़ेंगे। हेमा के घर में लड़कियों का राज था। भाई अभी 9वीं जमात में था और मम्मी पापा की लाडली हेमा के लिए दुनिया उसकी मुट्ठी में थी। एक बार हेमा के आदेशानुसार तरुण उसे लोकल ट्रेन से उसके मामा की बेटी के जन्मदिन पे लेकर चला। लोकल ट्रेन में आसपास बैठे ठेलते धकियाते लोगों के बीच समय संजोग से हेमा और तरुण एकदम एक दूसरे से चिपकने को बाध्य हो गए। ट्रेन से उतरते वक्त हेमा ने तरुण को कसकर पकड़ रखा था। तरुण ने हेमा के मामा का पता पूछा और हेमा उसे सीधे होटल के कमरे में ले जाकर बिस्तर पर खींच लिया। हेमा के सौंदर्य को देखकर वह सब कुछ विस्मृत हो गया। गांव, गोबर, भैंस, गाय, खेत, कीचड़, भुखमरी, मजदूरी, पढ़ाई और उम्मीद से भरी गांव में इंतजार करती उसकी परिवार की आंखें, सब कुछ बस दिखती थी। गगनचुंबी पहाड़ें, ढलान को उतरती वेगमती वासना की ज्वारें और शाम की बेला में यह मधु चांदनी। यहाँ से निकलकर जैसे तैसे वे मामा के घर रसम भरपाई को पहुँचे और वापसी में मामा की गाड़ी में उनके ड्राइवर की आंख बचाकर और उसे आगे अनदेखा कर पीछे की सीट पर दोनों फिर से एक दूसरे में व्यस्त रहे। 2 साल जाते जाते हेमा की बैंक में नौकरी लग चुकी थी, लेकिन तरुण अभी भी कोशिश पर कोशिश किए जा रहा था। वह तनाव में रहता हेमा कहीं और न शादी कर ले। हेमा के साथ बनाए उसके संबंध उसके लिए अटूट हो गए थे। हेमा को वैसे तरुण की नौकरी की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए नहीं कि वह तरुण को हर हाल में अपना लेती। उसे तो तरुण की ही कोई फिक्र नहीं थी। जो बीत गई सो बात गई। कुछ दिन तरुण के साथ रिश्ता बना तो इसका मतलब हेमा के लिए यह कतई नहीं था कि वह जन्म भर के लिए उसके साथ बन जाए। लेकिन तरुण के लिए हेमा के साथ का हर पल सच्चा और स्थायी था। उसके अंदर की सच्चाई की आग ने उसमें इतना जुनून भर दिया कि वह एक सरकारी बैंक में चयनित हो गया। इससे उसे 2 फायदे हुए। एक तो घर वालों की गरीबी दूर करने को उसके हाथ मजबूत हुए, वहीं दूसरे हेमा के पिता से हेमा के बारे में सीधे बात कर लेने की उसमें हिम्मत आ गई। हेमा के ना नुकर के बावजूद तरुण जैसे मेहनती, सीधे साधे और सर्वदा हाथ बांधे रहने वाले लड़के को हेमा के पिता ने हेमा के वर के रूप में चुन लेने में अपनी और हेमा की भलाई ही समझी। हेमा के पिता बेटी की ऊंची नाक और उसके नखरे को जानते थे। आगे गृहस्थी चलाने में तरुण जैसा युवक ही हेमा से निभा लेगा, यह दूरदर्शिता इनकी शादी की मुख्य वजह बनी। शादी के बाद तरुण जितना ही खुद को आईने में देखता, हेमा को पाकर वह अपनी 10 उंगलियां घी में डूबा पाता। सारे दोस्त उससे रशक करते। इतनी खूबसूरत स्मार्ट बीवी जिसकी आमदनी भी तरुण से ज़्यादा है, शादी में बैंक के पास पॉश कॉलोनी में डुप्लेक्स के साथ उसकी ज़िंदगी में आई है।
2 साल तक, यानी जब तक तरुण को उसकी कमाई के पैसे उसके गांव अपने पापा के पास भेजने पर हेमा की ओर से खास रोक नहीं लगाई गई, तरुण को लगता था वह अपनी औकात से ज्यादा ही पा गया है। लेकिन धीरे धीरे हेमा का तरुण के पैसे पर हक और शिकंजा कसने लगा। तब तरुण करवट लेकर बैठा। हालांकि उसने घर भेजे जाने वाले रुपयों में कटौती की तो नहीं, लेकिन हेमा के तानों पर उसके दिल में विष उतर जाता। सच मोहब्बत इतना आसान नहीं था। यह आग का दरिया था और तरुण अकेला इसमें हाथ पांव मार रहा था। समय के साथ तरुण को हेमा का बिंदास स्वभाव, स्वार्थी सोच बहुत खलता। लेकिन अब वह ओज और ओम, दो बेटों का सिर्फ पिता ही नहीं, सेवा और प्यार की छांव देने वाला माँ जैसा भी था। कभी कभी वह महसूस करता जैसे हेमा का तरुण के प्रति कोई प्रतिबद्धता भी ना हो और यह सिर्फ तरुण के अकेले की ही जवाबदारी हो। लेकिन वह अब बच्चों के लिए अपना मुंह बंद ही रखता। साल भर हो रहे थे। असम की गुवाहाटी से प्रभास नाम के बैंक मैनेजर हेमा के ऑफिस में आए थे, जिसे लेकर तरुण के विचार संदेह के घेरे में थे। मगर इस मामले में भी वह कुछ कहने लायक स्थिति में नहीं था। मजाल था कि हेमा के बारे में तरुण कोई शिकायत कर ले, सबका फिर तो वह जीना ही मुश्किल कर दे। अपने फ्लैट में वापस आने पर प्रभास को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, वैसा जैसा उसे अच्छा नहीं लगता था। रात के 9 बज रहे थे। उसने चौथी मंजिल के अपने फ्लैट के दरवाजे की चाबी घुमाई और अंदर घुसते ही रोशनी के धमाके से उसका साबका हुआ। मेघना आई हुई थी। 42 साल की मेघना वैसे तो हंसमुख, मिलनसार, जिम्मेदार और सीधी सादी है, लेकिन है वह गेहुए रंग की, 5 फुट 2 इंच की एकदम सामान्य चेहरे की स्त्री। प्रभास और मेघना की अरेंज मैरिज थी और जाति बिरादरी, नियम कानून ही इस शादी के पीछे का एकमात्र सच था। इन दोनों की 2 बेटियां थीं, एक बड़ी जो अभी 12वीं में थी, छोटी 9वीं में। इनकी शादी के आज 19 वर्ष हो रहे थे और बेटियों के साथ गुवाहाटी से मुंबई मेघना का यह सरप्राइज विजिट इसी खुशी में था। मेघना घर को साफ सुथरा कर डाइनिंग पर प्रभास की पसंद का डिश सजाकर बेटियों के साथ वह प्रभास को सजी धजी मिली। मेघना को लगा था उसके इन प्रयासों का प्रभास पर अच्छा असर पड़ेगा। यद्यपि पिछले साल से प्रभास का व्यवहार मेघना के प्रति बहुत उचित नहीं लगता था मेघना को, पर वह खुद को दिलासा देती कि भारतीय समाज में अमूमन पति का पत्नी के प्रति रूखा और उपेक्षित व्यवहार कोई नई बात तो है नहीं। नानी, दादी, माँ, सास सब तो एक ही परंपरा की थाली में जिंदगी घिसती रही हैं। मेघना के लिए बदलाव क्यों होगा? पति भले ही 22वीं सदी के हों, सोच तो 16वीं सदी से भूसे से ही बनी है, जिसे तरह तरह के डिजिटल चमक से सजाया गया है। अचानक तुम लोग, मेघना, मुझे इस तरह का सरप्राइज अच्छा नहीं लगता, बताकर आओ ना। आज इनकी शादी की सालगिरह का 19वां वर्ष था। सुबह से उम्मीद लगाए बार बार वह प्रभास के संदेश के लिए फोन चेक कर रही थी। रात गहराने के बावजूद वह नाउम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रभास के इस तरह रिएक्ट करने से उसकी सारी उम्मीदें टूटकर गिर गईं। मेघना कभी भी रोती नहीं थी, खासकर प्रभास के सामने तो कभी नहीं। कभी भूले से दर्द ने आंसू का चेहरा लिया और प्रभास की नज़र पड़ी तो एक जहर बुझा तीर उसके सीने के पार होता। नाटक चालू। मेघना सामने से हट गई। प्रभास ने बड़ा बेजार सा मुंह बना लिया और बच्चों को और पढ़ाई कैसी चल रही है के अलावा खास कुछ नहीं पूछा। ये लोग सप्ताह भर के लिए ही आए थे, लेकिन प्रभास के व्यवहार से मेघना और बच्चे बड़े क्षुब्ध हो गए। मेघना को गुवाहाटी में अकेले गृहस्थी खींचने में 1000 मुसीबतें थीं। दोनों बेटियों की जिम्मेदारी अकेले ही निर्वहन करती। प्रभास को कुछ पता नहीं चलता। प्रभास के रिश्तेदार हों या उसकी माँ की तबीयत, हर काम मेघना बिना एक भी सवाल उठाए पूरा करती। बदले में प्रभास से प्रशंसा के मीठे बोल की भी उम्मीद नहीं रखती। आज जब वे प्रभास के पास चले आए तो प्रभास को इतना बुरा लगा। मेघना से रहा नहीं गया और उसने प्रभास से एक छोटा सा सवाल आखिर पूछ ही लिया। दोनों लड़कियां 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दे चुकी हैं। अब और कितना गुवाहाटी में पड़े रहें? अब तो प्रतियोगी परीक्षाएं ये दोनों यहाँ भी दे सकती हैं।
दो दो गृहस्थी का बोझ भी तो कम नहीं। प्रभास झल्ला पड़ा। साल भर ही तो हुए हैं मुंबई आए हुए, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो शिफ्ट होने के लिए। क्या कहते हैं, उसके पहले भी तो सालों साल बच्चों की पढ़ाई की खातिर कई कई जगह अकेले रही। इसके पहले भी 3 साल और अकेले ही रही गुवाहाटी में, जब आपका तबादला दिल्ली हुआ था। अब तो बच्चे बाहर चले जाएंगे पढ़ने, फिर मैं वहाँ अकेली रहूं, तब की तब देखी जाएगी। अभी से क्यों दिमाग खा रही हो। प्रभास ने पल्ला छुड़ाया। 2 साल बीत गए। बड़ी इंजीनियरिंग पढ़ने बैंगलोर चली गई थी। छोटी 12वीं के बाद फैशन डिज़ाइन के कोर्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठी रही थी। पहली कोरोना लहर के बाद अब कुछ लोग सांस ले रहे थे। इस वक्त कुछ ऐसी हवा चली कि मेघना को खास ना चाहते हुए भी मुंबई जाना पड़ा। दरअसल प्रभास की आए दिन तबीयत खराब रहने लगी थी और एक समय ऐसा आया कि उसके लिए बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। मेघना और छोटी बेटी मुंबई पहुंचे। टेस्ट में उसे हेपेटाइटिस डिटेक्ट हुआ था। ऊंट पहाड़ के नीचे आने से कब तक बचता। मेघना पूरे दिल से प्रभास की देखभाल कर रही थी। और तब अचानक देखते ही देखते कोरोना की दूसरी लहर ने अपना विकराल रूप दिखाया। ऑफिस बंद, रोज की जिंदगी ठप और साथ ही प्रभास और हेमा का मिलना जुलना भी बंद। इस वक्त कोरोना से होने वाली मौतों की खबर दिनों दिन तेज हो रही थी और एक दिन अचानक प्रभास को खबर मिली कि हेमा और तरुण भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। प्रभास तनाव और परेशानी में पहले से ही था, अब तो जैसे कुछ ज़्यादा ही बीमार रहने लगा। आखिर उसकी झल्लाहट और चिड़चिड़ाहट ने मेघना को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि ज़रूर कोई और बात तो है। मेघना के पूछने पर प्रभास ने कहा, हमारे बैंक कर्मचारी तरुण और उसकी पत्नी हेमा को कोरोना हो गया है। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। उनके 10 और 7 साल के 2 बेटे हैं और 1.5 साल की एक बेटी तमन्ना है। पता नहीं दोनों छोटे बच्चे 1.5 साल की बच्ची का क्या ख्याल रखेंगे। मेघना, क्या तुम छोटी बच्ची को यहाँ ले आओगी। मेघना यह जानकर निश्चित हुई कि उसका पति एक परिवार और बच्चों के बारे में चिंतित था। मेघना ने प्रभास को आश्वस्त किया और तरुण के घर का रुख किया। कोरोना का डर ऐसा था कि पास वाले फ्लैट से भी कोई झांकने नहीं आ रहा था। मेघना को पाकर बच्चों की जान में जान आई। प्रभास को संभालने के लिए मेघना की छोटी बेटी ही काफी थी। अभी 2 दिन उसे यहाँ बच्चों को संभालते हुए बीते ही थे कि अस्पताल से अचानक कुछ लोग आए। वे हेमा की मौत की खबर देने आए थे। यह सुनकर मेघना बुरी तरह चौंक गई। बच्चों को खबर से दूर रखना तो चाहती थी, लेकिन यह कब तक संभव था। ओज वाकई बड़ा हो गया था। उसने खबर सुनी और गजब का धीरज दिखाते हुए अपने दोनों भाई बहनों को पास लेकर चुप से बैठ गया। मेघना ने पुकारा, औज। उसने कहा, आंटी पापा तो ठीक है ना, वे तो घर आ जाएंगे ना। मेघना को जाने क्यों ऐसा लगा जैसे इनके लिए इनके पापा ही सब कुछ है। कुछ दिन तक मेघना और रुककर अभी घर से आना जाना कर ही रही थी कि तरुण ठीक होकर वापस आ गया। मेघना को प्रभास की चुप्पी अजीब लगती, लेकिन वह यह सोचकर अपने मन को समझा लेती कि बैंक के कई स्टाफ चल बसे, प्रभास का मन उदास होगा। इधर तरुण के मन में एक उथल पुथल थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि हेमा के जाने से वह दुखी था या दुखी नहीं था। वह खुद को बताना चाहता था कि हेमा के चले जाने से उसे बहुत दुखी होना चाहिए, क्योंकि वह उसकी प्रेमिका और पत्नी दोनों थी। लेकिन उसके समझाए का उसके दिल पर असर ही नहीं हो रहा था। वह पता नहीं क्यों हल्का सा महसूस कर रहा था, क्योंकि आए दिन प्रभास के साथ हेमा की नाकाबिले बर्दाश्त की हद तक अंतरंगता अब नहीं थी। घर की साफ सफाई के बाद सोफे पर तरुण के पसरने पर अब कोई चिकचिक नहीं थी। ऑफिस से आने के बाद किसी और के लिए चाय बनाकर देने की जल्दी नहीं थी। बच्चों को मन के मुताबिक प्यार करते वक्त हेमा की छींटाकशी नहीं थी। यहाँ तक कि रात को सोने से पहले इच्छा के विरुद्ध हेमा के शरीर की सेवा, मसलन कभी पीठ दबाना, कभी पैर तो कभी सर, या फिर उसके शरीर की क्षुधा शांत करना अब नहीं थी। हेमा से न कभी उसे प्यार मिला न सम्मान। एक गुलाम को इसके बाद आज़ादी की खुशी तो महसूस होनी ही चाहिए,
और इस प्राकृतिक संवेग को तरुण भी महसूस कर रहा था। बच्चे पापा के साथ पहले से ही इतने घुले मिले थे कि उन्हें हेमा की कमी खास खली भी नहीं। इस बीच मेघना आती रही और बच्चों की परवरिश में तरुण की मदद करती रही। तरुण मेघना से बहुत प्रभावित था। यह वह स्त्री थी जिसे तरुण सम्मान की नज़र से देखने लगा था। मेघना उसे अपने छोटे भाई सी समझती और तरुण मेघना को दीदी कहने में अब एक अलग ही अपनापन महसूस करता। इधर प्रभास अब पहले से बेहतर था और उसकी चिड़चिड़ाहट फिर से शुरू हो गई थी। हर बात में मेघना को कम आंकना, उपेक्षा करना और उसके प्रयासों को शक की नज़र से तौलना। मेघना और तरुण को लेकर जब उसकी छींटाकशी ज़्यादा शुरू हो गई तो मेघना ने कहा, यह तो तुम्हारी बात पर ही मैं तरुण के घर जाने लगी हूँ। छोटी बच्ची को इससे सहारा भी तो हुआ। अब जाती नहीं हूँ तो फोन पर कभी कुछ बताया भी ना करूँ। नहीं, अब उनसे रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं। खुद जिंदा बच गया तो बहुत खुश हो गया। अब मज़े करे और बच्चे भी खुद ही संभाले। मैं छोटी बच्ची को अपने पास लाकर पालूंगा। अरे, यह क्या बोल रहे हैं आप? हेमा के चले जाने में तरुण का क्या दोष? और वह अपनी बच्ची भला क्यों देगा? तुम्हें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आज इन बातों के बीच उसका मन खिन्न हो गया तो वह बालकनी में जाकर बैठी। तुरंत तरुण का फ़ोन आ गया। दीदी, छोटी बेटी तमन्ना की तबीयत खराब है, बुखार बढ़ा हुआ है। आज रहने दो, क्या कल सुबह आप आ जाओगी? रात बीतते और प्रभास के बैंक जाते ही वह तुरंत तरुण के घर पहुंची। प्रभास ने कुछ कहा तो नहीं? तरुण ने पूछा। मैनेजर है ना, और बहुत दिन छुट्टी में भी था, इसीलिए अभी कोरोना में भी उसे ऑफिस जाना पड़ रहा है। तरुण ने कहा, दीदी बाहर तो पूरा बंद है, बच्ची को डॉक्टर से दिखाएं भी तो कैसे? एक काम करते हैं, तमन्ना के डॉक्टरी फाइल में पूरा प्रिस्क्रिप्शन ढूंढते हैं। मेघना को यह बात सही लगी। हेमा की अलमारी में तमन्ना की फाइल मिल गई। मेघना ने फाइल देखना शुरू किया और यह एक चिट्ठी थी जिसे पढ़कर मेघना के पैरों तले जमीन खिसक गई। तरुण ने वह चिट्ठी ले ली। जब तक तरुण चिट्ठी पढ़ रहा था, मेघना ने फाइल के आगे के कागज पलटे। तुरंत ही उसे एक डॉक्टरी कागज मिला जो हेमा के अबॉर्शन का कागज था और यह तमन्ना के जन्म के पहले का था। तरुण भौचक रह गया। वह कितना बड़ा मूर्ख है, उसे हेमा के धोखे का कुछ पता ही नहीं। मेघना तरुण को देख रही थी, लेकिन उसकी खुद की हालत भी नाजुक थी। तरुण ने चिट्ठी को इस बार थोड़ा जोर से पढ़ा। मेरी हेमा, मैं अपने दिल की बात कागज पर लिख रहा हूँ ताकि तुम पढ़कर तुरंत फाड़ सको। मोबाइल का भरोसा नहीं, मोबाइल फॉर्मेट करने के बाद भी चैट रह जाते हैं। मैं चाहता हूँ तुमसे एक बच्चा। तुम्हारी खूबसूरती को मैं अपने अंश में देखना चाहता हूँ, लेकिन तुमने अबॉर्शन करवा लिया। तुम तरुण से डर गई। वह तो तुम्हारे लिए पागल है। पता चलने लायक उसके पास दिमाग भी है। अब इस बार इस बच्चे को आने दो, ये मेरी तमन्ना है। नीचे हेमा ने लिखा था, ये चिट्ठी तुम्हारे प्यार का प्रमाण है और प्रभास, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने आसानी से अपनी पत्नी को धोखा दिया। आज बच्चे के लिए जिस मुंह से बोल रहे हो, कल उसके लिए खर्च देने पड़े तो मुकर जाओ तो मेरा क्या होगा? मैं किसी के नज़र में आने न दूंगी, लेकिन यह चिट्ठी तुम्हारी ज़बान की निशानी है। मुझे इसे संभालना ही पड़ेगा। बच्चा तुम्हारी जिद पर ला रही हूँ तो तुम्हारी हाँ मेरे पास होनी चाहिए। प्रभास, मुझे माफ़ करना। अपनी और बच्चे की सुरक्षा के लिए ये है। यह प्रेम था। हेमा ऐसे ही नाकाबिल रिश्ते के लायक थी। छी! तरुण बोलकर चिट्ठी एक किनारे फेंक चुपचाप पलंग पर बैठ गया। मेघना के अंदर धुआं भरता जा रहा था। सालों से धोखे का खेल, और वह घर और बच्चियों में खुद को होम कर चुकी। प्रभास कितना बुरा बर्ताव करता रहा उसके साथ, और वह खुद को दिलासा देती रही कि पति काम के बोझ से परेशान है। तरुण ने चुप्पी तोड़ी। बेटी का नाम तमन्ना, यानी प्रभास की तमन्ना। मैं और अच्छा इंसान नहीं बन सकता। मैं बच्ची को देखते ही हेमा की बेवफाई ही याद करूंगा। कैसे पालूंगा दीदी इस बच्ची को, इस धोखे की निशानी को? बच्ची मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी दीदी। तरुण अचानक फूट फूट कर रो पड़ा। मेघना ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा,
तुम चिंता ना करो तरुण, प्रभास कल ही कह रहा था कि वह बेटी को तुमसे ले लेगा और मुझे तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखने देगा। अगर बच्ची यहाँ रही तो मुझे देखभाल के लिए आना ही पड़ेगा और प्रभास मुझे रोकेगा। अच्छा है कि मैं ही बच्ची को ले जाऊं। मेरी ममता भेद नहीं करेगी। मुझे तो प्रभास के बुरे स्वभाव की आदत ऐसे भी पड़ ही चुकी है। सीने पर एक पत्थर और सही। मैं बच्ची को ले जाती हूँ। प्रभास की हकीकत को उसे बताने की जरूरत नहीं। उसकी सजा यही है कि वह खुश फहमी में ही जिए। वक्त उसे क्या सजा देना चाहता है, मैं देखना चाहती हूँ। तरुण ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। मेघना बच्ची को डॉक्टर से दिखाते हुए घर ले आई। प्रभास खुश था कि उसकी बच्ची उसे मिल गई और अब मेघना का तरुण के साथ उठना बैठना भी बंद होगा। एक आध महीने बीतते ही तरुण के मेघना के पास फोन आने लगे। दोनों बेटे ओज और ओम अपनी बहन के बिना अब एक पल भी नहीं रहना चाहते। दीवाने हुए जा रहे हैं कि बहन को जल्दी मंगाओ। बार बार तरुण का फोन करना इस बात की गारंटी था कि दोनों बच्चे अपनी फूल सी प्यारी बहन के बिना कोहराम मचाए हैं। बाध्य होकर मेघना को प्रभास से बात करनी पड़ी कि वे अपनी बेटी वापस चाहते हैं। प्रभास गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं अब इसे बोर्डिंग भेज दूंगा, लेकिन नालायक तरुण को कभी मेरी बच्ची मतलब हेमा की बच्ची नहीं दूंगा। मेघना का सब्र अब टूट रहा था। वह चीख पड़ी, धोखा देकर सिर ऊंचा करके बात मत करो प्रभास। तुम किस हक से मुझे धोखा दे सकते हो, जबकि अकेले सारा कुछ संभालती आई हूं अब तक। क्या तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, क्या तुम्हारे रिश्तेदार और क्या तुम्हारी बच्चियां, कभी तुमने कोई जिम्मेदारी ली? शर्म नहीं आती अपने कलीग से बच्चा पैदा किए, और अब बच्चे जब अपनी बहन को चाहते हैं तुम उन्हें छीनकर बोर्डिंग में भेजना चाहते हो। ऐसा भी नहीं है कि तुमने बच्ची को बहुत चाहा हो, तुम तो बस अधिकार जमाना चाहते हो। हेमा तुम्हें क्या समझती थी, अब भी चिट्ठी में लिखा है। और तुमने भी हेमा के शरीर और खूबसूरती को चाहा था, तभी उसकी खूबसूरती को अपने शरीर के साथ मिलाना चाहते थे। तुम समझ भी सकोगे कभी भी तुम्हारी हरकतों का मुझ पर क्या असर हुआ है। धुआं भरा है मेरे अंदर और उस धुएं में ऐसी आग है कि तुम पल पल जलोगे, लेकिन आसपास किसी को खबर नहीं होगी। बकवास छोड़ो, चिट्ठी के लिखे से कुछ भी नहीं प्रमाण होता और बच्ची को मैं बोर्डिंग ही भेजूंगा। मेघना क्रोध और निराशा से भरी कुछ देर प्रभास को देखती रही, फिर बोली, तुम तरुण और उसके बेटों के प्रति बदले की भावना से ग्रस्त हो और इसका प्रतिकार मैं करूंगी जरूर। प्रभास ने आगंतुक को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन फिर भी उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके घर बैंक के जोनल ऑफिस के हेड आए हुए थे। पास ही तरुण और उसके दो बेटे बैठे थे और बड़े बेटे ओस की गोद में तमन्ना थी। मेघना ने प्रभास के आते ही मुस्कुराकर कहा, तमन्ना के नाम बदलने की हमने एक छोटी सी व्यवस्था रखी है। तुम्हारे सर का आना कैसा लगा प्रभास? तरुण अपनी बेटी को लेने आए हैं। उसी वक्त प्रभास को कुछ कहने का मौका दिए बगैर उसके बॉस ने कहा, क्यों प्रभास, सुना है कि तुम तरुण की बेटी को जबरदस्ती बोर्डिंग भेजना चाहते हो, उनसे उनकी बच्ची छीनकर अपने पास रखे हो। सर, ये मेरी मेरी भी बेटी है। तरुण हकला गया। तुरंत सर ने कहा, क्या ये बच्ची तरुण की नहीं है? अगर ये बच्ची उसकी नहीं है तो तुम्हें सबके सामने बैंक में कहना होगा कि तुमने अपनी पत्नी और हेमा के पति को धोखा देकर नाजायज संबंध बनाए। छल करने के एवज में मैं तुम्हारा सीआर खराब कर दूंगा। तुम्हें मेघना को दुख भरपाई के लिए एक बड़ी रकम भी देनी होगी। नहीं नहीं सर, ये बच्ची मेरी नहीं तरुण की है। अच्छा, फिर तुम उसे बोर्डिंग किस अधिकार से भेज रहे थे? आगे से खुद को बच्ची के परिवार से दूर रखो, वरना चैन से नहीं रह पाओगे। मैं तुम्हारी हरकतों की ऊपर तक खबर करूंगा। मेरे पास पूरा प्रमाण है। तुम्हारे बैंक के कुछ कर्मचारी भी ऑफिस में तुम्हारी हरकतों के बारे में बताने को तैयार हैं। तुम कितने निर्दय हो, जो बच्ची तुम्हें जानती तक नहीं उसे तुम उन लोगों से छीन रहे हो जो उस पर जान लुटाते हैं। देखो, बच्ची तरुण जी की गोद में कैसे लपक कर चली जाती है। मेघना ने हेड सर से कहा, सर, हम इस बच्ची का नाम अनाया रखना चाहते हैं। आप इस बच्ची को नए नाम के साथ आशीष दे दीजिए।
हेड ने उसे अपनी गोद में लेते हुए अनाया नाम से आशीष दिया और सब लोगों ने मुंह मीठा किया। मेघना ने पूरी वीडियोग्राफी कर ली थी। तरुण बच्ची को गोद में लेते हुए बेटों के साथ चलने को तैयार हुआ तो हेड सर का आभार मानते हुए प्रभास से कहा, प्रभास जी, मेघना मेरी दीदी है। अपने छोटे भाई के पास आने को मना न करना। फालतू बहनापा का दिखावा मत करो, मुझे सब पता है। प्रभास ने चिढ़कर कहा। मेघना ने प्रभास की ओर घृणा और व्यंग्य से देखते हुए कहा, आपके लिए औरत हमेशा एक देह ही रहेगी। उससे ज्यादा आपकी नजर में आना मुश्किल है। लेकिन दुनिया के बाकी लोग आप जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। छोटी तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने मुंबई के कॉलेज हॉस्टल में चली ही गई है। मैं बड़ी बेटी के पास चली जाऊंगी। मेरा होम डेकोर आर्ट ऑनलाइन बिजनेस अब जोर पकड़ ही रहा है। मैं बेंगलोर अपनी बड़ी बेटी के पास जाकर इसी में व्यस्त हो जाऊंगी। हेड ने जाते जाते कहा, अभी भी सुधर जाओ प्रभास, वरना पछताओगे। सबके चले जाने के बाद प्रभास मेघना के पास आया और बोला, मेघना, तुम कहीं मत जाओ। आगे से तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मैं दूसरे रिश्ते में रहकर देख चुका हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ एक शांति की जिंदगी चाहता हूँ। एक मौका दो, शिकायत नहीं होगी। मेघना अंदर से बिल्कुल भी गदगद नहीं हुई। वह बोली, प्रभास, मैं रह भी जाऊं तो पहले जैसा प्यार और समर्पण की उम्मीद मुझसे मत करना। मैं जानती हूं कि तुम्हारा शरीर अब वैसा नहीं रहा कि तुम अकेले मौज कर सको। लेकिन जान लो, मैं एक धुएं भरे रिश्ते में हूं और इसकी घुटन मेरे अंदर हमेशा बनी रहेगी। ऐसे भी मेरी तुम्हारे साथ रहने की कोई मजबूरी नहीं है। जो पति के लिए प्यार होता है ना, वो तो अब खत्म ही हो गया है मुझ में। रहने को कहते हो तो रह जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे व्यवहार पर मेरी पूरी नज़र रहेगी। और तुम्हारे जोनल हेड सर की बात सुन चुके हो। ये सर मेरे गांव से हैं। मेरे घर परिवार के लोगों की वे बहुत इज्जत करते हैं। और इज्जत वैसे कमाई जाती है, भीख में नहीं मिलती। तुम्हें बता दूं, प्रभास और मेघना साथ रहे, लेकिन अब प्रभास की डोर मेघना के हाथों में थी। एक सच्चे ईमानदार शक्तिशाली व्यक्तित्व के हाथों में, जो खुद धूमावती थी, अपने अंदर ढेरों दुख के धुएं लिए, लेकिन सच्चाई की रोशनी बिखेरती हुई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।